देखिए, अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, लोग कमेंट में गेस करेंगे मैं किसका नाम बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति थे, आज से कुछ वर्ष पहले खबरें चली कि भाई इनका करियर खत्म है। क्यों? क्योंकि इनका एक के साथ अफेयर चल रहा था। जिनके साथ अफेयर चल रहा था उनके एक बॉयफ्रेंड थे। बॉयफ्रेंड ने इनको गाली गलौज दे दी थी। ये भी बड़े घर से ही थे, एक अच्छे फिल्मी घर से ही थे, लेकिन फिर ऐसा हो गया था कि इनकी सारी मूवीज खत्म ही हो जाएंगी और सही में इनको ऑफर मिलने ही बंद हो गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो बॉलीवुड स्टार हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी करियर की स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से हुई थी। आपने नीम करोली बाबा जी का नाम लिया। मैंने आपकी कोई स्टोरी देखी थी जिसमें आपने वहाँ पर विजिट भी किया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको वहाँ कैसा लगा? जो लोग सब कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है या एक डिवाइन पावर है कि जो भी आप मांगते हो वो पूरा हो जाता है। ये शायद लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जब भी किसी ईश्वर के इधर जाता हूँ या बहुत छोटा सा सवाल, पैसे कैसे बने स्टॉक मार्केट से? अगर आपको एक्चुअली में पैसा शेयर बाजार से बनाना है, बुल मार्केट में ना भरे। हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। वो खास इसलिए हैं क्योंकि वो एक इन्वेस्टर भी हैं, एक ट्रेडर भी हैं और एक फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर भी हैं। पहले भी हम इनका पॉडकास्ट कर चुके हैं और आप लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि सर अब की पॉडकास्ट करो थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, इनसे इनके एक्सपीरियंस से कुछ निकालो। तो आज हमने आप सब लोगों की खास रिक्वेस्ट पे इनवाइट किया है अभिषेक कर को, जो अपना अमूल्य समय लेके हमारे पास आए हैं। और यही नहीं दोस्तों, आज इनसे केवल और केवल चर्चा होगी कि ट्रेडिंग, ऑप्शंस और इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, सो दैट वी कैन ऐड सम वैल्यू टू योर ट्रेडिंग जर्नी। तो स्वागत करते हैं दोस्तों अभिषेक कर का। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, एकदम बढ़िया है। आप कैसे? नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एंड होपफुली कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे आज। बिल्कुल जी। तो अभिषेक, वन क्विक, वेरी क्विक क्वेश्चन। 2025 में हम हैं जी बजट इज अराउंड द कॉर्नर जी। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं या ऐसा कौन सा थीम है जो चलने वाला है? दूसरा, आम आदमी से हटके जो मिलेनियर्स या बिलियनियर्स हैं वो कहाँ पैसा डालने वाले हैं? ओके, सो इस पे ना मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्योंकि पैसा सबको बनाना है, सिंपल सा है। तो पहले मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। मुझे लगता है कि आज के समय पे अगर किसी को एटलीस्ट 8,000 करोड़ कमाने हैं, 8,000 करोड़ कमाने हैं अगर किसी को, तो उसके लिए सिर्फ 5 विकल्प हैं, यानी कि $1 बिलियन। एग्जैक्टली। और आई एम प्रीटी श्योर कमेंट्स में काफी लोग बोलेंगे जो बिलियनर बनना चाहते हो, बताएंगे कि हाँ आई वांट टू बिकम अ बिलियनर। इसको शायद एक टर्म भी दी गई, यूनिकॉर्न भी इसी को बोलते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी के बेसिस पे कंपनी बोलते के हैं। जब basis एक कंपनी होती है उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ के ऊपर होगी, 8,500 करोड़ के ऊपर, तो वो यूनिकॉर्न होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ में एटलीस्ट 8,000 करोड़, जैसे कि आपने राइटली कहा, बिलियन डॉलर अगर बनाना है, तो उसको केवल ये 5 चीजों पे ध्यान देखना है: शराब, कबाब, बनोगे नवाब, सेहत खराब, और उसके बाद आपकी सर्विसेज लाजवाब। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज हो गई शराब। शराब को सेंट स्टॉक्स के कैटेगरी में काउंट किया जाता है, शराब, सिगरेट। ऐतिहासिक तरीके से देखा गया है कि लास्ट 100 ईयर से ऊपर की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो शराब एक ऐसी चीज है जो इंसान गम में तब भी पीता है, खुशी है तब भी पीता है, अगर पार्टी है तब भी पीता है, अगर कोई दोस्त धोखा दे गया तब भी पीता है। तो शराब इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री जो काफी एवरग्रीन है। भारत में भी अगर बात किया जाए तो सरकार को बिकॉज एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टैक्सेस भी वहां से आते हैं, इसलिए आप देखोगे कि रेस्पेक्टिव ऑफ, और एकमात्र ऐसा सेक्टर है कि रिसेशन में और ज्यादा चलता है। यार मैं ना, एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं बगैर बोले रह नहीं नहीं, पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक रील देख रहा था तो उसमें वो पूछ रहा था कि भाई ये जो शराब की दुकान है ये अपना वास्तु कहाँ से कराते हैं? टॉयलेट के पीछे हो, टॉयलेट के सामने हो, छोटी सी गली में हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, मतलब शराब की दुकान 6 बजे के बाद कभी खाली नहीं होती शाम को। बिल्कुल नहीं होती। तो वो पूछ रहा था भाई कि उसका वास्तु कैसे होता है, मतलब वो आड़ी हो, तिरछी हो, तिकोने में हो, सीढ़ी के नीचे हो, जो चीज वास्तु की एक आम घर के लिए या एक आम दुकान के लिए प्रोहिबिटेड है, शराब की दुकान में वो सारे है तो भी वो चल रही है। और बिल्कुल सही है। तो देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं ये वाली चीज, और ये फैक्ट है। हमारे देश में शराब का सेवन, दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट कभी कम नहीं होगा। तो वन है शराब। कबाब का अर्थ मैं फूड इंडस्ट्री से ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ।
अब आप देखोगे हमको बचपन से बताया गया है कि 3 ऐसी चीजें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके पीछे हर मनुष्य पागल रहता है। तो फूड इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी ऐसी चीज है जिसमें कि अगर आप एज अ बिजनेस भी घुसते हो, एज ए इन्वेस्टर भी घुसते हो, ये एवरग्रीन होता है। स्टॉक मार्केट के नजरिए से अगर हम देखा जाए तो ये घुसते हैं यूजुअली एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर। यूजुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, जैसे हम अभी पिज़्ज़ा हट और इन सारी चीजों पे नहीं जा रहे हैं, हम अगर क्यूएसआर पे की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात करें, क्यूएसआर भी आ गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब फूड इंडस्ट्री एक ऐसा होती है जिसमें मार्जिन काफी हाई रहता है, ये जो लोग भी उस बिजनेस में उन सबको पता है। एंड एक ऐसी चीज है कि भाई अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी और एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो उसके बाद नो मैटर व्हाट पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम यू। अभिषेक, इसमें मैं एक बहुत बड़ा कन्वर्जन भी देख रहा हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, जी अगर हम अपने पेरेंट्स से कभी कहते भी थे बाहर खाना खाने जाना है, तो पहले तो डांट पड़ जाती थी। और इट वॉज ओकेजनल कि चलो आज बर्थडे है तो चले जाओ, या आज एनिवर्सरी है पापा मम्मी की तो चले जाओ। लेकिन मतलब 30 दिन में से मुश्किल से क्या, अगर पूरे महीने किसी का कोई बर्थडे या कोई फेस्टिविटी टाइप का कोई बिल्कुल, ओकेजन नहीं बिल्कुल। है, तो लोग जाते ही नहीं थे। Correct. पूरे 2-2 3-3 महीने लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते थे। बिल्कुल लेकिन आज मैं अपने घर की ही बता दूं कि अगर हफ्ते में 3 दिन बाहर से खाना ना आए तो ऐसे लगता है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बिल्कुल। और ये इतना सत्य है। सो फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए कि मैं जब भी दिल्ली में रहता हूँ तो आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है, मैं लोगों को बोलूंगा अगर दिल्ली को तो कमेंट्स में गेस करना, उधर का बिस्कॉफ मुझे इतना पसंद आता है। एंड इवन शेक्स, ये 2 चीजें तो, और पास्ता तो क्या ही कहा जाए, आप शायद समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है, खान मार्केट में भी है और उसके बाद और भी 2-3 जगह पर है, अब तो पूरे दिल्ली में भी है, दुबई में भी है। बिल्कुल। सो जस्ट इमेजिन कि हम इतने ब्रांड सेंट्रिक हो गए तो वो इधर से नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर 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 ही जाता जाएगा। इवन इफ यू गो टू एनी स्टेट, सबका एक है, सेव में एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाता है, चाट में एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाता है, कॉफी, जस्ट लुक अराउंड द सेगमेंट आउट देयर। अगर आप 20 रील स्क्रॉल करते हो तो 20 में से 7 से 8 रील आज फूड की है। इन्फ्लुएंसर्स। एग्जैक्टली। सो पहला शराब हुआ, दूसरा कबाब हुआ, अब समथिंग अराउंड नवाब। नवाब बेसिकली क्या है? लग्जरी। नवाबों को लग्जरी पसंद है। एंड आप अगर शिफ्ट देखेंगे, देखिए हमारे इसमें भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, उसको कहता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, इन द सेंस कि जो यंग पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यंग पॉपुलेशन से आता है। इसको अगर इस प्रकार से देखें, 40 ईयर के नीचे वाले ही ज्यादा पिज्जा बर्गर सब कुछ खाते हैं, बिकॉज 40 के बाद डॉक्टर कुछ बोल देगा तो अपने आप हमको कम ही करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। बट इन एनी केस लेट मी कंसिडर अंडर 45। अंडर 45 इज द एज जब सबसे ज्यादा ये सारी चीजें कंज्यूम होती है। इनोवेशन भी कहां से आता है? आप देखो आपके न्यूरॉन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं जब आप 45-50 के नीचे रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं ना, मंद बुद्धि होने लग गए हैं, ब्रेन काम नहीं करता, अल्जाइमर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, सठिया आ गया है, बुढ़ाऊ सठिया आ गया है, रिफ्लेक्सेस कम काम करते हैं। सो इनोवेशन कौन करेगा? ये यंगस्टर्स ही हैं। आज जब हम देखते हैं एक प्रतिभाशाली एक व्यक्ति आता है जो 15 साल के एज में वर्ल्ड का चेस चैंपियन बन जाता है भारत से निकल के, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यंग पॉपुलेशन, एज सिंपल एज दैट। मर्सिडीज, ऑडी सबसे ज्यादा कोई 70 ईयर ओल्ड इतना ज्यादा चलाना नहीं चाहेंगे, अनलेस आउटलायर्स की बात नहीं करें। इट इज यूजुअली 60 के बिलो लोग ही रहेंगे जो इसको अफोर्ड करके, इनफैक्ट आजकल 30 साल के 40 साल के लोग सबसे ज्यादा अफोर्ड करना चाहेंगे। तो लग्जरी इज अ सेगमेंट, बिकॉज हम एक एस्पिरेशनल लाइफ जी रहे हैं आज के समय पे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान स्पेसिफिकली अगर मिडिल क्लास से उठा रहता है तो उसको कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन चाहिए रहता है सोसाइटी का कि बॉस आई हैव मेड इट इन द लाइफ। एंड उसके लिए आई हैव मेड इट इन द लाइफ कहां से होगा? एक घर और एक गाड़ी, बिकॉज यही चीज है वो दूसरों को दिखती है, तो वो लोग बोलेंगे कि यार सही है, कुछ तो किया है इसने लाइफ में। एग्जैक्टली, वॉचेस, दैट इज व्हाट। रोलेक्स का अचानक से क्रेज क्यों चढ़ा हुआ है? देखो बड़े लोगों का गेम तो अलग रहता है, बड़े लोग रोलेक्स इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज एप्रिशिएटिंग एसेट। आज अगर कोई बहुत बड़ा वॉच लेता है 1.5-2 करोड़ में, उसको पता है कि आज से 3 साल बाद अगर मुझे ये किसी अरब के फैमिली के किसी बच्चे को बेचना पड़ेगा, मैं 4.5 करोड़ में बेच भी दूंगा, पहन भी लिया, शो ऑफ भी कर लिया, वैलिडेशन भी बढ़ गई और प्रॉफिट भी बना लिया, एज सिंपल एज दैट। अभिषेक जी, ये ना मुझे एक डाउट होता है कि जैसे ये वॉचेस है, दे आर अप्रिशिएटिंग एसेट, करेक्ट। सो डू द पीपल बाय सेकंड हैंड वॉचेस? इज देयर अ मार्केट ऑफ मतलब सच जो वॉचेस? आदमी 4 करोड़ खर्च करेगा, जैसे आपने कहा कि कोई अरब का शेख का बच्चा, बिल्कुल। तो क्या वो सेकंड हैंड वॉच पहनेगा? बिल्कुल। अब आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली ये जो वॉचेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ये बनता है ऑन द यूनिकनेस एंड लिमिटेड एडिशंस। यस। अब अगर आप देखोगे तो अभी बीच में एक स्पेसिफिक टाइप के जूते जो कहते थे, क्या बोलते हैं उनको, अपना स्नीकर्स का एक बहुत बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ था, और उसमें
काफी सारे पॉप स्टार्स थे, आप सोचो एक जूते का लोग 70-70 करोड़ रुपए में ऑक्शन किए हुए, 70-70 करोड़ में। क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर लिमिटेड एडिशन। सो ये क्या होता है, कुछ वॉचेस होते हैं जिसको पहले से बोला गया है कि बॉस ये आखिरी वॉच बना हुआ है, इसके बाद और नहीं बनेगा। जैसे ऑक्शन में होता है, लिमिटेड चीज होती है। हमेशा याद रखिए, अगर लिमिटेड सप्लाई है एंड बड़े लोगों में डिमांड हाई है तो वहां पर कोई भी प्राइस जा सकता है। अदरवाइज आप सोचो, अगर हम पाब्लो पिकासो की बात करें या फिर किसी बड़े पेंटर की बात करें, वो तो है एट द एंड पेंटिंग ही है, लेकिन क्यों वो जाता है $2 मिलियन पे या $10 मिलियन पे? सिग्नेचर, स्केर्सिटी, यूनिकनेस। तो ये जो सेकंड हैंड जा रहा है वो ऐसा नहीं एरा गैरा वॉच नहीं जा रहा है, इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन। इसको और एक तरीके से देखिए, कुछ चीज होगी जिसकी आर्ट प्रेजेंट किसी कंट्री में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन किसी और कंट्री में बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्यूलिप मेनिया चला था, एक बहुत बड़ा बबल चला था शेयर बाजार में, जैसा बबल होता, तो उस समय पे क्या हो रहा था, उस समय पे हर व्यक्ति एक फूल खरीद रहा था। एट द पीक ऑफ दिस बुल मार्केट ऐसा हो गया था कि एक फूल के लिए कॉस्ट वाज इक्वल टू 1 एंटायर शिप। एक फूल खरीदने के लिए है तो एट द एंड फूल ही ना, 7 दिन एट द मैक्स उसकी वैलिडिटी होगी, फ्रिज में भी रख लो या कहीं पे भी रख लो, खराब होना है। वो जब बबल फटा तब लोग सैनिटी में, अरे यार भाई ये हमने क्या कर दिया। सेम गोज विद डायमंड्स। डायमंड्स का भी क्या है, एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ निकलता नहीं है, बट डायमंड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी या रूबी, ये सारी चीजें। सो ये सेकंड हैंड वॉचेस का ये वाली चीज होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नवाब एनीथिंग टू एवरीथिंग इन लग्जरी सेगमेंट, और भारत इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था बन रही है, मेरा ये मानना है कि भारत अब अमृत काल के अंदर जा चुका है। और अमृत काल को भी थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करो, उसको एक तरीके से समझिए कि एक अभी तक बच्चा था, अब वो जवान हो रहा है। आप आईफोन्स देख लीजिए, आईफोन इज इंस्पिरेशन। यस यार आप खुद सोचो, 2007 में आईफोन का पहला लॉन्च किया गया स्टीव जॉब्स द्वारा। उस समय पे अगर आईफोन किसी ने लिया होता तो उस समय से अभी तक 17 आईफोन्स आ चुके हैं। हम 2024 में बात करें, 17 कोर आईफोन्स आ चुके हैं। अब इस पॉइंट को अगर आप इस तरह से भी देखेंगे, वो एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी ही है। सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से हमेशा रही है एप्पल की कंपनी। एंड आप ये भी देखो, अगर इसको अगर एक मार्केट पर्सपेक्टिव से भी देखोगे कि वैल्यू कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑल्सो, क्योंकि हम अभी जो बात करें, हम सेक्टर भी बात करें और स्टॉक मार्केट भी बात करें, तो 2007 में अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्पल का आईफोन नहीं लिया रहता और वो सारा का सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाया होता एप्पल के स्टॉक्स खरीदने में, तो आज के समय में उसका पैसा 1200 करोड़ के ऊपर जाता। यस, जस्ट इमेजिन, 17 आईफोन मिस कर दो, बदले में आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लग्जरी जो सेगमेंट है, इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इनके बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके होते हैं। आज अगर कोई रोलेक्स की दुकान में जाएगा, उसको रोलेक्स नहीं मिलेगा ओरिजिनल, अगर जाता है फेटिंग है। दिस इज अनदर साइकोलॉजिकल हैक। कोई भी प्रीमियम ब्रांड हमेशा चाहता है कि भाई तुम हमको नहीं चाहोगे, हम चाहेंगे कि भाई तुम आके हमसे लो। अगर किसी व्यक्ति को आज बहुत इजीली बोल देते ना कि भाई हम रोल्स रॉयस चलाएंगे, भाई आपको पहली बात, यू हैव टू डिजर्व टू ओन अ रोल्स रॉयस, दैट्स आल्सो अ फैक्टर। आप ऐसे ही जाके एरा गैरा जाके रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता कि भाई 11 करोड़ की गाड़ी खरीद ली जस्ट बिकॉज आपके अकाउंट में। आपको क्या लग रहा है भारत में किसी के पास 11, कितने लाखों लोगों के पास होगा, ब्लैक व्हाइट सब मिला दो तो उस हिसाब से। बट रोल्स हैज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, आपका नेटवर्थ इतना होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन इतनी होनी चाहिए, इस तरह से आप एप्लीकेशन डालते हो, इतनी सारी चीजें आती हैं। अभी तो भाई साहब आप रॉयल्स रॉयल की छोड़ दो, अभी हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक गोल चक्के वाली गाड़ी ली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी समझिए जी, वो भी टॉप 4 में आती है, टॉप 3 में आती है। उनसे एक एफिडेविट और अंडरटेकिंग लिया गया कि आप अपनी गाड़ी को पार्क कहाँ करेंगे वो बताइए, ऐसा ना हो सोचिए कि आप कहीं कूड़े कबाड़ में या इधर उधर खड़ी कर दें तो हमारी गाड़ी की जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट होने लग जाए। बिल्कुल। सो आप खुद देखिए, यस, आप खुद देख इवन टुडे। सो जैसे अगर दिल्ली में आज के समय पे कोई व्यक्ति आता है जिसका बहुत बड़ा एस्पिरेशन है, वो बोलता है मेरे को हजारों करोड़ का कमाना है, तो वो नॉर्मल सोसाइटी में रहना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा मैं कमेलियाज में अपना एटलीस्ट एक घर बनाऊं, एक घर रखूं। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गुड़गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो बहुत ज्यादा एस्पिरेशन लेके आता है, तो उसका सपना ये नहीं होता कि कहीं पर भी घर ले लूं, वो चाहेगा मैं कमेलियाज में लूं। एंड कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, कमेलियाज में एक एक फ्लैट 100 करोड़ में बिकते हैं। 190 करोड़ का 190 करोड़ में अभी बिका है, 100 करोड़ में बिकते हैं। 48 घंटे के अंदर 100 फ्लैट्स बिक जाते हैं। इस तरह की स्थिति है। अब आप सोचो, एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान, अरे भाई क्या है, बट दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी, रियल एस्टेट, प्रीमियम रियल एस्टेट। अगेन ये क्या कर रहे हैं, नवाबी शौक वाली चीजों को तो लग्जरी अपार्टमेंट्स, तभी आप देख सकते हैं एक ट्रेंड हुआ है। तो
एक सेगमेंट जो हमने बात करा 5 में से एक और सेगमेंट था कि ये, फिर मैंने कहा सेहत खराब इन द सेंस, देखिए आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीजेस, हर तरह के डिजीजेस बहुत बढ़ गए, तो हॉस्पिटल एज वेल एज मेडिसिनल वैल्यू की कोई भी चीज अगर होती है, फार्मा ये एक ऐसी चीज होगी जिसपे अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो या तो एज अ बिजनेस भी विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चालू करते हो, आपको बिलियनर बनना ही बनना है। दोस्तों मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए बोल दूं एक चीज, सबसे पहले आपने क्या बोला था? रॉयल्स रॉयस। सबसे पहले नवाबी और ये 5 आपने चीजें बताई थी, हाँ, उसमें सबसे पहला हाँ। क्या था? तो शराब। तो दोस्तों जब ये शराब बोल रहे हैं तो आप लोग देखिए लिकर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। हम डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहे, बट इनका कहने का मतलब है कि लिकर स्टॉक विल कीप ऑन ग्रोइंग, क्योंकि जब मार्केट गिर रही है तो आदमी गम में पिएगा, जब खुश है तो खुशी में पिएगा। बिल्कुल। दूसरा आपने बताया कबाब खाने का। कबाब, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो भी आप देखिए, चाहे वो एंसेलरी है, रेस्टोरेंट बिल्कुल। सप्लाईज हैं, खाने से जुड़े हुए हैं, एफएमसीजी के आसपास की चीजें हैं, वो सब खाने की चीजों में आते हैं, यानी कि कबाब। फिर नवाब लग्जरी। अब आप ये देखिए कौन से स्टॉक मार्केट में चीजें हैं जो लग्जरी में हैं। अब इसमें मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ऑटोमोबाइल भी एक लग्जरी है, रियल एस्टेट भी लग्जरी है, और अगर आप इससे और थोड़ा सा जाएंगे तो ऑटो एंसिलरीज में आप जा सकते हैं, रियल एस्टेट सप्लाईज में जा सकते हैं। इसके आसपास की जो चीजें हैं वहां पे हमेशा ग्रोथ आएगा, चाहे थोड़ा सा कई बार थम के आए, लेकिन आएगा। तबीयत चौथा खराब। इन्होंने बताया सेहत खराब, यानी कि मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री या हॉस्पिटल्स, या इसमें डायग्नोस्टिक्स भी आजकल एक अच्छा सेक्टर है, क्योंकि जब भी आप बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भाई 2000 मेरी फीस तो दे जाओ, लेकिन कल 2000 दोबारा देखने आना और वो पर्चा ले आना जो पैथोलॉजी वाला आपको कह रहा है, यानी डायग्नोस्टिक, यानी ब्लड टेस्ट। एंड फाइनल एक जो होता है वो होता है सर्विसेज लाजवाब, टेक आईटी, आप खुद देखिए। सर्विसेज लाजवाब इनका 5वां कॉल है जिसपे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका मतलब है आईटी। अब आईटी केवल एज एन आईटी ही नहीं होता दोस्तों, आईटी में बैंक भी आ जाते हैं, क्योंकि बैंकों के लिए जब सॉफ्टवेयर बनता है, आप हमेशा याद रखिए आईटी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जब उसे कोई बैंक ऑर्डर देता है। बिल्कुल। मान लो सिटी बैंक ने दिया तो आईटी बढ़ेगा, लेकिन सिटी बैंक कब देगा? जब वो खुद अच्छा कर रहा होगा। अगर वही अच्छा नहीं कर पा रहा, या कोई भी बैंक फॉर दैट मैटर अच्छा नहीं कर पा रहा, तो आईटी नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आईटी केवल अकेला नहीं चलता, आईटी भी अपने साथ 3-4 चीजें लेके चलता है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आईटी बहुत अच्छा भागता है, जब इकोनॉमी राइज हो रही होती है तो आईटी बहुत अच्छा भागता है। आप ये ट्रेंड कभी भी देखेंगे। तो ये सब चीजें मैंने क्लैरिटी दे दी, कहीं आप ना समझ पाए कि अभिषेक भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक भाई ये मेन मूल थे जो आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था, वो आपने फर्स्ट पूछा था कि 2025 में या किस हिसाब से कौन से सेक्टर। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में चल रहा महाकुंभ में लोग अतरंगी आइडियाज लेके आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं भीख मांगूंगा, रोज का 1 रुपए भी कमा लिया, 45 करोड़ लोग आएंगे तो मैं 45 करोड़ कमा लूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे चल रहे हैं जी। बहुत सारे लोग अपने चाय की टपरी लगाने की बात कर रहे हैं कि तिलक लगाने के पैसे ले रहे हैं। तिलक लगाने के पैसे ले रहे हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये एक और चीज दिखा रहा है, द स्पार्क इन टूरिज्म। मेरा फर्म मानना है कि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जो भारत में बहुत ज्यादा बूम होगा। आप खुद देखिए। नहीं तो मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा अभिषेक करूं, क्योंकि मैं भी बहुत घूमता रहता हूं। जी जी जी। अभी रिलीजन जो मतलब रिलीजियस टूरिज्म जिसे बोलते हैं, जैसे वृंदावन आप जाए वहां आदमी पे आदमी चल रहा है, जगह नहीं है। अयोध्या आप चले जाइए, बिल्कुल भरा पड़ा है। बिल्कुल। बनारस आप चले जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। फॉर दैट मैटर आप साईं बाबा चले जाइए, आदमी पे आदमी चल रहा है, 8-8 घंटे की वेटिंग चल रही है। वैष्णो देवी, मतलब इतना ज्यादा लोग भगवान के प्रति वो हो रहे हैं, शायद इसलिए कि कोरोना में जिस तरह का हमने हाहाकार देखा, बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि चलो भाई इस बहाने घूम भी लेंगे और प्रभु का नाम तो ले ही रहे हैं। तो एक और चीज हुई कोरोना के बाद, एक चीज जो चालू हुई उसको कहते हैं रिवेंज टूरिज्म। बिकॉज एक मनुष्य 1 साल तक घर के अंदर 4 दीवारी में बंद पड़ा रहा, तो उसके अंदर एक आक्रोश भर गया है कि अब मुझे किसी भी तरह जाके घूमना ही है।
एक ना इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा इसमें मतलब उसने टूरिज्म को बहुत बूम किया है, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंसर्स अगर जाएंगे और इतनी रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे तो आपकी भावना भी बढ़ती है देख देख। देखिए, एक तो भावना बढ़ती है और दूसरी चीज क्या होगा कि आज के समय पे सैड रियलिटी हमारी सोसाइटी की ये है कि रिलीजियस स्थलों पे जो इतने सारे भारतीय जा रहे हैं, अगर सरकार ने केवल एक रूल निकाल दिया ना कि जब आप किसी भी रिलीजियस स्थल पे हो फोन वहां पर बैन है, 90% लोग जाना बंद कर देंगे। ये कठोर सत्य है। लेकिन मैं ऐसा भी मान पा रहा हूं कि इंस्टाग्राम इज ए पुश बहुत बड़ा, इन अ वेरी गुड सेंस, इन ए वेरी गुड सेंस, कि जैसे आज एस्ट्रो में आप देख रहे होंगे एक बूम आया हुआ है, बहुत बड़ा बूम है। ठीक है, कि आप ये उपाय करिए तो ये मिल जाएगा, ये करिए ये मिल जाएगा, और इससे आस्था बढ़ भी रही है। मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिव तो है जी। अब एक इन्फ्लुएंसर कोई जाता है, मान लीजिए वो वृंदावन गया, उसने वहां के मंदिरों का दिखाया। अब मैं कभी नहीं गया था तो मुझे लगा यार ये देखो कितने सुंदर भव्य मंदिर बने हुए हैं हमारे, मुझे जाना चाहिए, तो मैं आकर्षित हो गया उसकी तरफ, ठीक है ना। या मुझे लगा एक वो बाबा जी हैं, वो रोज अपने घर से निकल के मंदिर जाते हैं, प्रेमानंद जी। तो प्रेमानंद जी, उनकी पहले बहुत छोटी सी फैन फॉलोइंग थी, अब आप देखिए कितनी उनके लिए, कितने उनके शिष्य बन गए हैं या उनके फॉलोअर्स बन गए हैं। एंड मतलब ही इज वन सेंट, जिनसे मेरी भी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं उनसे जाके मिलूं, और वो इतना सरल भाषा में बोलते हैं। अगर ये इंस्टाग्राम नहीं होता तो मैं मतलब मुझ तक वो या मैं तो उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। वो तो ऐसे, मतलब आप खुद सोचिए, ऐसे तेजस्वी संत है, इतने महान संत हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। दो किडनी एक्चुअली उनका क्या हुआ था कि इतने बड़े संत हमारे देश के, जिनको आज से 19 वर्ष पहले बोल दिया गया था कि भाई आपकी किडनी ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 साल चलेगी, डायलिसिस पे है, 19 साल हो गए। राधा रानी का नाम लेते हैं एंड वो बोले वैसे मैं शरीर का मुंह वैसे भी त्याग गया हूँ, जिस दिन बुलाएंगे चले जाऊंगा, और वो अपना बढ़िया अपना पूरा सारा चीज दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज से 4 साल पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, बिल्कुल, बट आज बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आई विल से, जी, तो उनकी वजह से वृंदावन में कितनी भीड़ पहुंचने लगी, क्योंकि उनके ही दर्शन करने जो सुबह रात को 1:30 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं, वही कई हजारों में है। बिल्कुल। अब उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप अल्टरनेट डेज पे जाएं, वो थोड़ा सा उन्होंने, जाएं, बिल्कुल, क्योंकि मतलब इतना हजूम आ जाता है लोगों का कि वो अब मतलब, और अल्टीमेटली देखिए हम क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बिजनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इससे होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली, और पैसे का इन्फ्लो तो बढ़ रहा है। हर तरीके की इंडस्ट्री, अब देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है। टूरिज्म जब मैं कह रहा हूँ, होटल इंडस्ट्री हो गई, होटल तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगी, फूड इंडस्ट्री डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा, एयरलाइंस गिनती के 2-3 ही लिस्टेड है अभी प्रॉपर वाली हमारी बात। इसके साथ अभिषेक कपड़ा, जब भी आप बाहर घूमने जाएंगे, वाइफ तो कपड़ा ले, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, आप भी सोचेंगे चलो मैं जा रहा हूँ एक नई टी शर्ट एक जीन्स ही ले लूं, बिल्कुल, तो कपड़े की डिमांड भी बढ़ जाती है, शूज की डिमांड बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सारी चीजें कनेक्टेड है। इनफैक्ट जो हॉलिडे प्लानर्स है, काफी सारे लोगों के पास पैसा है, समय नहीं है, तो ये प्लानर्स ही तो है जो बताएंगे कि भाई हम आपका 5 दिन का प्लान बना देंगे, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हैं, एक XYZ कंसल्टिंग फी लेंगे, आपका पूरा पैकेज बना देंगे कि आपको यहाँ से बंदा उठा लेगा, ले जाएगा। फिर एक और ऐड करना चाहूंगा, मेरे कई दोस्त हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने मुझे भी कहा कि चल यार दीपक वहां चलते हैं वियतनाम जी। अब हमें नहीं पता वियतनाम में कहाँ कहाँ जाना है, क्या है, तो उसने कहा इतना सस्ता पैकेज है, कुछ 69,000 का उसने मुझे दिखाया कि यहाँ से बस हमें एयरपोर्ट जाना है, वापसी एयरपोर्ट तक सब कुछ वो कर लेंगे, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और पूरा टैक्सीज में ले जाना है। तो ये भी देखिए अब एक बिजनेस सेंस सोशल मीडिया से कितनी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप वही देखिए, तो एक सेक्टर जैसे हमने पूरा, हम इस चीज पे एग्री करते हैं, द टूरिज्म सेक्टर। दूसरा एक जो सेक्टर है जो मेरे को अभी भी काफी अंडरवैल्यूड लगा है, अभी तक भी लगता है, वो इंश्योरेंस सेक्टर है। यस, इस बार बजट में हमने देखा है किस प्रकार से, जैसे 100% FDI की अगर बात करिए तो किस प्रकार से इंश्योरेंस स्टॉक्स उस समय पे भी अच्छा मूव दिखाए। बट मोर देन दैट, जो अवेयरनेस बढ़ी है, कि इसमें मैं सोशल मीडिया कहूंगा, जो अवेयरनेस लोगों की बढ़ी है। देखिए हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं आज के समय पे, आप एक नॉर्मल कुछ ऑपरेशन करा लो, 7-8 लाख कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं। देखिए आप और मैं इधर बैठ के शायद हम लोगों के लिए वो अमाउंट मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन आम आदमी के हिसाब से जिसकी एक पगार 50,000 60,000 रुपए महीने की होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बर्डन हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने एक बहुत अच्छी, मतलब जो मेरे साथ आप बीती है, मैं शेयर करना चाहूंगा जी। माय फाइनेंशियल सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड, और मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया।
अब उन्होंने इतनी ह्यूज अमाउंट, हॉस्पिटल है, उन्होंने तो दिल खोल के पैसे मांग लिए जी। तो आज दो चीजों ने मेरी बड़ी मदद की। एक, मेडिक्लेम जो मेरे फादर का था, लेकिन क्योंकि उनकी एज इतनी है तो वो छोटा ही था। दूसरा जो मेरी हेल्प करी वो क्रेडिट कार्ड ने। मैं उस वक्त किसके आगे हाथ फैलाने जाता कि भाई मुझे पैसा दो, मुझे पापा का इलाज कराना है। बिल्कुल। सो क्रेडिट कार्ड वैसे आई डोंट अप्रिशिएट कि भाई आप उसे उस पे खर्च करें, लेकिन एट दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी इट वाज डिवाइन फॉर मी। जी, आप कुछ बोल रहे थे पूजा जी? पता नहीं, भूल गई इनकी बोल बात। नहीं, इनफैक्ट वही है कि मेनली, अच्छा मुझे, हाँ मेरे को ध्यान आ गया, स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जी, ये तो हमने बात करी सारी स्टॉक्स की और इधर उधर की। जी। मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो रिचेस हैं आज के टाइम में, उनके पास तो पैसा है लगाने को, तो वो और बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक सैलरीड एम्प्लॉय है और उसकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी है बट उसके पास कोई फंडिंग नहीं है, तो हाउ वुड ही मेक मनी? देखिए, बिग मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ, स्मॉल मनी। तो देखिए, कभी भी आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको केवल इमर्जिंग ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने रहते हैं। सिंपल सा गेम है। अगर कोई इंसान नौकरी में है तो उसको नौकरी सही सेक्टर में करना पड़ेगा। वो अगर कह रहा है अगले 20 साल में मेरे को नौकरी करके भी अच्छे पैसे कमाने हैं, तो वो ABCDE में चले जाए। ए क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई चीज पे चले जाए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बी क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में चले जाए, उसमें बहुत स्कोप है। सी क्या हो गया, क्रिप्टो में सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस या क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी हम बात करें उसमें चले जाए। आपका डी क्या हो गया, डी इज एनीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस। आप लोग खुद देख रहे हैं भारत में किस प्रकार का निवेश हो रहा है, तो डिफेंस सेक्टर में कहीं पर चले जाए। एंड ई इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो अगर कोई व्यक्ति जॉब भी कर रहा है, जैसे आपने कहा उसके पास इनिशियली पैसा नहीं है कि भाई क्या करे, तो अपने आप को एटलीस्ट आप अलाइन रखो कि आप इन इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर रहे हो। सो बेसिकली अगर कोई आईटी में काम कर रहा है तो भाई अपने स्किल्स पे वर्क करो, ताकि मैं किसी ना किसी तरह के, बिकॉज द नेक्स्ट बिग थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा, सबको ये सारी चीजें पता है। तो कोई आईटी में वर्क कर रहा है वो बोलेगा यार मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करूं। कोई अगर किसी बायोलॉजिकल लैब में काम कर रहा है या लैबोरेटरी में काम कर रहा है, वो बोलेगा यार बायोटेक, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू गेट डिफाइंड विद द टेक थिंग, तो मैं बायोटेक पे काम करूं। अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट से इंक्लूडेड है और वो ठीक है, इफ इज नॉट अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ओनली, उसके बड़े एस्पिरेशन है, तो इट इज मैंडेटरी कि आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे भी एक थोड़ा नजर रखो। अगर आप टेक्नोलॉजी पार्ट का देख रहे हो तो आपको ब्लॉकचेन का नॉलेज होना चाहिए, आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम करने लग जाओ। लाइट फ्रॉम डिफेंस इज लिटिल कैपिटल इंटेंसिव ऑल्सो, और थोड़ा बैरियर टू एंट्री रहता है, बट एज अ जॉब सीकर देयर आर गवर्नमेंट एग्जाम्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू व्हिच यू कैन एंटर ओवर देयर, तो आप वो देखो। और एनर्जी हो गया, एनर्जी इज समथिंग, एनर्जी में सारी चीजें, मैं जो ईवी वाला सेगमेंट भी बोल रहा हूँ, इट्स ऑल्सो कमिंग इनटू दिस थिंग। सो जब आपको दिख रहा है आने वाले समय पे लोग ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जाने वाले हैं, तो क्यों ना आप इन सेक्टर्स पे करो। तो जिसके पास पैसा नहीं है, पहली चीज तो वो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन उसको करना पड़ेगा, इस चीज पे जाएगा। दूसरी चीज है, देखिए ये केवल ना भूख का मामला होता है दीपक भाई एंड पूजा जी। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है। अगर हम डाउन द लाइन 10 साल पहले बात करें तो हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन वाज डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग बैड और वर्स्ट, इट वाज डिफरेंट। ये पूरा भूख का गेम रहता है। एक सिंपल सी चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं एक दिन ऐसा बनना चाहता हूं कि मैं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाऊं तो मेरे को प्राइस टैग देखना ना पड़े, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा ना कि आपको घड़ी देखना ना पड़े, तब जाके आप उस स्टेज पे पहुंच पाओगे। सिंपल इज दैट। इट्स वेरी इजी टू से, आपने कोट सुने होंगे ना, आई शुड बिकम सो रिच दैट आई डोंट नीड टू सी प्राइस टैग। तो भाई उतना काम भी करो कि आपको घड़ी का समय ना देखना पड़े। ऐसे ही बैठे बैठे आप खयाली पुलाव बनाएंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। सो वन हैज टू ब्रिंग दैट हंगर। कोई भी व्यक्ति बिना हंगर के, यार इलॉन मस्क को देख लो, इलॉन मस्क 5 कंपनियां चला रहा है, हफ्ते में 5 दिन उधर भी दे रहा है, लाइफ भी बैलेंस कर रहा है, तभी जाके तो ही इज द इलॉन मस्क। अदरवाइज इलॉन मस्क को कोई नहीं जानता, वो ऐसे नॉर्मल इंसान होता। अगर आपको टॉप 5% में आना है तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो बॉटम 95% नहीं कर रही है। सो बॉटम 95% क्या नहीं कर रही है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो अपना फोकस नहीं बना रही है, वो एनवी हो रही है। जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनसे इंस्पायर होने की जगह पे वो जेलस हो रही है कि भाई ये लोग ऐसा पैसा कमा रहे हैं। वो ये उसके ड्रीम्स ही छोटे हैं। वो 1 करोड़ उसका लाइफ का गोल है कि जिस दिन 1 करोड़ कमा लिया उस दिन फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे। जो लोग ये इतनी छोटी सोच रखेंगे ना, वो कभी उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अगर जेलस ही होते रहेंगे ये सारी चीजें, वो कभी नहीं कर पाएंगे। सो एक आम इंसान को ना पहले अपने बेसिक्स और फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे। सही सेक्टर में आप टिके रहो, दैट इज नंबर 1। देखिए आज से 15 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग वालों पे लोग हंसते थे कि क्या ही करियर है। आज सबसे ज्यादा पैसा आप हम सबको भी पता है सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग वाले कितना कमाते हैं। 15 साल पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने के लिए कोई ज्यादा लोग जाते नहीं थे। आज सबसे ज्यादा पैसा कपिल शर्मा और बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन कमा रहे हैं। मतलब एक आम
एम्प्लॉय एक आम सीईओ से ज्यादा कमा रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन 20-20 30-30 करोड़ कमा लेते हैं। आप बॉलीवुड फैमिली से आ रहे हो और आपके पास मूवीज नहीं है, तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि किसी ने कुछ किया होगा, तो ये जाते हैं, इनके माताजी बोलते तुम चलो मेरे साथ, तो वो जाते हैं। सबसे पहली बार जाते हैं कैंसर वार्ड में जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि यार 7-7 साल के बच्चे हैं जिनको कैंसर हुआ है, इनको ये तक नहीं पता कि ये कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनके माता पिता भी उधर है, उनको एक अलग मन में एक माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख, डर क्या हो सकता है कि आज बच्चा आपका है, कल शायद वो ना भी रहे। एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड कि भाई मेरे लाइफ की मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। यू सी द ट्रांजिशनल, एंड देन ही डिसाइड्स कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं उस चीज से निकलूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो बॉलीवुड स्टार हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी करियर की स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से हुई थी। अच्छा जी, इन्होंने स्टॉक मार्केट में 50 लाख रुपए कमाए थे और उसके बाद इन्होंने पेनी स्टॉक खरीद लिया था और उसके बाद उनका रफा दफा हो गया था। चलो मैं हिंट कर देता हूँ, ये जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने अभी अभी रॉयल्स रॉयल ली है। बिल्कुल ठीक है ना, मैं सही बिल्कुल सही। पर अब और आज उनकी वर्थ 1300 करोड़ है, 1300 प्लस 1300। तो आप जस्ट इमेजिन करो, एक व्यक्ति जिसको पूरे इंडस्ट्री ने 20 साल पहले नकार दिया, वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, एक रिच माइंडसेट के साथ अगर 1300 करोड़ रुपए कमा सकता है, रोल्स रॉयस अपनी खुद की रख सकता है, पापा को गिफ्ट कर सकता है, एक बड़ा सा बंगला घर और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रख सकता है, तो वहीं पर एक आम इंसान क्या करता, यार मैं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और आजकल तो सबका है सुसाइड कर लो, घर वालों का सोचना नहीं है, आसपास वालों का सोचना ही नहीं, सॉरी का एक लेटर लिख देंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या होता है यार। हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरेज बिलियनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एकदम टॉप पे है, डोनाल्ड ट्रंप लाइफ में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल गेट्स लाइफ में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, मार्क जकरबर्ग की कंपनी बंद होने वाली थी, उनको फिर स्टीव जॉब्स की याद आई कि भाई उन्होंने बोला था नीम करोली बाबा जाना है, तो नीम करोली बाबा आए, उन्होंने दर्शन किए, उनको थोड़ा सा याद आया समाधि के बाद कि चलो वापस जाके लड़ते हैं। वो भी बैंकरप्सी के कगार में थे। तो आप क्या, हमारे देश की भी अगर हम बात करें, जो सबसे बड़े उद्योगपति थे कोविड के समय पे, उनमें इतना कर्जा था उनकी कंपनी पे, 15 दिन के अंदर लॉकडाउन में हम लोग अंदर बैठे हैं और सारा कर्जा तड़ 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 करके खत्म। आप सोचिए, हम लोग घर पे बाहर निकलने को डर रहे हैं और एक व्यक्ति इतना विजनरी, सारी चीजें। आप देख रहे हैं एक पुअर माइंडसेट, ये पूरा माइंडसेट का गेम होता है पूजा जी। एक पुअर माइंडसेट ना गिव अप कर देगा हर चीज में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई इंसान टूटता नहीं, हम सब इंसान हैं, एक समय पे सब आके टूटते हैं। लेकिन जापान में एक कहावत है, जापान ये कहता है कि आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप गिरते हो, आप तब हार जाते हो जब 7 बार गिरने के बाद 8वें बार आप उठने की चेष्टा नहीं करते हो, उस दिन आप हारते हो। तो दोस्तों ये बात तो सबको समझने की है कि हारना उस दिन होता है एक्चुअल में जिस दिन हम अंदर से मान लेते हैं कि अब हम हार गए। उससे पहले देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू विन। तो कभी भी ये मत सोचिए कि पैसा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हमें लॉस हो गया, ये हो गया। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा है, भगवान ने अच्छा लिखा है। और जब कभी ऐसे हताश हो जाए तो उन लोगों को देखिए कि जो वाकई में जिंदगी में हताश हैं, जो बेचारे ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं कि उनके पास ये नहीं पता कि कल सर्वाइवल है या नहीं है। कुछ ऐसे स्ट्रीट पे आप देखते हैं जिन लोगों के पास अपना घर भी नहीं है। आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पा रहे, लेकिन आप देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल बात है, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी हो गया कि अपने से नीचे वालों को देखो तो शायद हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाए अपने लिए। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट से कुछ भी करेंगे तो वो संभव नहीं है कि कामयाब हो। थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए। लाइफ चेंज कभी भी हो सकती है, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता। बिल्कुल। अभिषेक जी, अभी आपने नीम करोली बाबा जी का नाम लिया। आप, मेरे ख्याल से मैंने आपकी कोई स्टोरी देखी थी जिसमें आपने वहां पर विजिट भी किया था। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ, आपको वहाँ कैसा लगा? और जो लोग सब कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है या एक डिवाइन पावर है कि जो भी आप मांगते हो वो पूरा हो जाता है। आजकल सबको यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए। तो क्या आपकी कोई इच्छा थी जो आपने मानी हो और वो पूरी हो गई हो? ये शायद लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जब भी किसी ईश्वर के इधर जाता हूँ या सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, अभी से नहीं, बचपन से मेरा ये है कि मैं कभी भी इस तरह के स्थल पे जाता हूँ तो मैं पर्सनली अपने लिए वैसे कुछ मांगता नहीं हूँ। ये मेरा काफी समय से है। मैं ओवरऑल सबके हिसाब से मांग लेता हूँ, बट अपने लिए कभी नहीं मांगता हूँ। बट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली,
देखिए, नीम करोली बाबा का आश्रम एक ऐसा आश्रम रहा है जब उन्होंने समाधि ली, और उसके पहले की भी अगर बात करें तो काफी मिरेकल्स की बात करी गई है। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, विराट कोहली, अनुष्का, ये सारे जाके ये चीज कह चुके हैं दावे के साथ कि वहां पर एक अलग एनर्जी है और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, विच इज कम्प्लीटली ट्रू। जब मैं वहां पर गया था तो मैं कहूंगा नीम करोली बाबा के आश्रम में तो ऑलरेडी काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पर उससे ज्यादा एक और जगह पे वाइब्रेशन है। एक स्थल है जो वहां से 5 किलोमीटर दूर है, जहां पर कि आप अगर बैठ के मेडिटेट करते हैं तो आपको एक अलग काइंड ऑफ एनर्जी फील्ड होती वहां पर देखी जाएगी। सो ये वो स्थान है जहां से बाबा ने अपनी शुरुआत करी थी, नीम करोली वो बाबा क्या ने। है? वो भी एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर आप जाइए, आराम से बैठ के मेडिटेट कीजिए। अंदर ही अगर आप जाते हैं, अगर वैसे वो अलाउ नहीं करेंगे, वहां पे 2 केयर टेकर्स हैं, तो वहां पर बाबा जी की पलंग है अच्छा। जी। और वो वही स्थल से शुरुआत करी थी। काफी सारे लोग लगता है कैंची अगर जाते तो ये जो मेन टेम्पल है वहां से शुरुआत करी है, नहीं, बाबा जी ने वहां से शुरुआत करी। तो एक अब बाबा जी के अगर किस्से ही देखेंगे, जैसे एक छोटा सा किस्सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप खुद सोचिए कितने ज्यादा पावरफुल थे नीम करोली बाबा। सो एक बार क्या होता है कि नीम करोली बाबा को हर कोई ऑब्वियसली श्रद्धा की नजरों से देखते हैं, सब उनको आशीर्वाद चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है कि कभी ना कभी कोई सिद्ध पुरुष उनके घर पे रुके, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो बहुत लोग ट्राई करते थे, बट वो उनका बिजी रहते थे या फिर वो अपने सत्संग और इन सारी चीजों में रहते थे। तो एक दिन फाइनली क्या हो गया कि एक हस्बैंड वाइफ थे जिनके दोनों बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, कैची के इधर ही। तो उन्होंने फाइनली कन्विंस कर लिया, मतलब फाइनली नीम करोली बाबा ने बोला मैं आज रात को आ रहा हूँ। तो बड़े खुश हो गए कि अचानक से क्या हो गया इनको, फाइनली हो गए। एक्चुअली काफी रूल्स थे कि घर पे नॉनवेज नहीं होना चाहिए, इतने साल तक क्लीनिंग होनी चाहिए, हनुमान जी के भक्त होने चाहिए, तब जाके, बिकॉज संतों का एक अलग गरिमा उनकी मेंटेन करनी पड़ती है। वो जैसे उनके घर पे आया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये जो एकदम अलग से कमरा है, किवाट है, मैं इधर सोऊंगा, रात को कुछ भी हो जाए कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं जाके सो जाता हूँ। थोड़ा खाए और सो गए। ठीक है। अंदर ही अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ खुश भी हैं कि यार इतने बढ़िया सोल आके हमारे तो रुके, तो सोचिए कितने हमने पुण्य कमा लिया। रात को 2 बजे से अचानक से क्या होता है, उस कमरे से आवाज आने लगती है जैसे कि कोई अंगड़ाई ले रहा है, बहुत तड़प रहे हैं इस प्रकार से। अब ये सोचते हैं पहले खोलें दरवाजा, नहीं खोलें, क्योंकि खोलने मना किया है, और अगर खोलते हैं तो वो अपमान हो जाएगा उनके लिए। तो वो जैसे तैसे करके कोशिश करते हैं, खिड़की का जो छोटा सा साइड सा होता है ना, उधर से कोशिश करते हैं, और उसमें हल्का सा उनको ये नजर आता है कि नीम करोली बाबा एक कंबल ओढ़े हुए हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं जैसे या तो किसी ने गलत सपना, कुछ डरावना सपना देखा हो, बट बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं। अब एक तरफ ये चाहते भी हैं कि हम जाके उनकी सहायता करें, लेकिन उनका आदेश है कि आप नहीं खोल सकते। ठीक है। 4:30 बजे सुबह, 4:30-5 बजे का समय है, उनका किवाड़ खुलता है। नीम करोली बाबा एकदम नॉर्मल है, पर वो बुलाते हैं पिताजी को, उनके मतलब जो लड़के रहते हैं, हस्बैंड को, और बोलते हैं कि ये कंबल लो, इसको खोलना नहीं है, और इसको सीधे जाके जो गंगा है वहां पे विसर्जित करके आओ, फिर आओ मेरे पास। अब जैसे ही ये पकड़ते हैं, 40-50 किलो का कंबल है, 40-50, बट खोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते क्या है। जब ये जाके पानी में विसर्जित करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज होती है जो अब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब इतने में क्या होता है कि इनके घर पे इनका बेटा आता है। इनका बेटा एक्चुअली आर्मी में रहता है। सो वो उनको एक किस्सा बताता है कि पिताजी पता है क्या हुआ था, कि क्या हुआ था, बोले जंग का मैदान था, ये अफगानी वालों ने ना हमको हर जगह से कवर कर लिया था, और हर जगह से गोलियां चल रही थी, हमारी गोलियां खत्म हो गई थी। अचानक से पता नहीं एक ऐसी स्मृति आई, एक बाबा है जिन्होंने कंबल पहन के आए थे, और हर जगह से कंबल पूरी तरीके से गोल गोल घुमाया, सारी बुलेट्स उसी में आ गई। जब ये पानी में डुबाने गए थे ना, तो जैसे उनने डुबाया था तो मेटल की डिब्रीज निकली थी। बेसिकली वो और कोई नहीं थे, नीम करोली बाबा थे, जो उनके बेटे की रक्षा के लिए वहां पे पहुंचे। और वो वेट हैवी इसलिए था बिकॉज हर जगह से अगर सारा बुलेट कलेक्ट हो गया होगा तो वो कितना हैवी होगा, आप सोचिए। तो आप सोचिए इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं जहां पे नीम करोली बाबा ने, तब उनके हस्बैंड वाइफ को क्लिक हुआ कि अरे बाप रे, इस प्रकार से नीम करोली बाबा ने हमारी सहायता करी है। तो इस तरह के तो बहुत, अगर आप प्रॉपर कैंची हम जाएंगे वहां के पुराने गांव वालों से मिलोगे तो और भी बहुत सारे किस्से आपको वहां पर सुनने मिलेंगे नीम करोली बाबा के। आपकी बात सुन के मुझे ही गूज़बम्स आ रहे हैं कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल।
प्रॉब्लम है ना कि हम लोग जो जितने ज्यादा हम साइंस की तरफ चले गए हैं ना, मतलब हम सोचते हैं कि साइंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम लोग सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जानते हैं, बट इससे भी ऊपर एक चीज होती है, उसको सुपर कॉन्शियस कहते हैं। और हमारे अगर एंशियंट किताबों में जाते हैं, जैसे शिव जी ने पार्वती जी को क्या बताया था, विज्ञान भैरव तंत्र, वो यही बताता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर जब आप निकलते हो, दैट इज सुपर कॉन्शियस। अब ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा, शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जैसे एक चीज चल रही है, IITN बाबा का क्रेज आपने देखा होगा, काफी सारे लोग बात कर रहे हैं, कुंभ में एक कुंभ IITN में, हाँ हाँ जी, हाँ। IITN बाबा है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एनलाइटेंड है, मेरे उसके बहुत अलग तर्क हैं, लेकिन वो इवॉल्व थिंकिंग वो किस तरह से बात करते हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट सुपर कॉन्शियस। IITN बाबा की अगर बात करें तो उनकी एक बात बिल्कुल सही रहती है कि हम लोग सारे उलझे पड़े हुए हैं इन सारी चीजों पे, इसलिए वो हंसते ही रहते हैं, बिकॉज वो ही सेज कि भाई मेरे को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। बट हाँ, वो एनलाइटेंड नहीं है, वो उसके मेरे खुद के रीजन है। वो अगर लोग कहेंगे तो पार्ट 3 में मैं बताऊंगा एनलाइटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे। बट ये वाली चीज है, तो यही है। सबकॉन्शियस माइंड और सब साइंटिफिक, आप उसको ऐसे एंड अप कर दो ना कि ये साइंस के ऊपर भी चीजें हाँ, हैं। सो हमको यही समझना पड़ेगा कि काफी सारी चीजें इस सृष्टि में ऐसी उपलब्ध हैं जो साइंस के भी ऊपर होती हैं। देखिए, साइंस जो आज का साइंस है वो हिस्ट्री का मैजिक था, एज सिंपल एज दैट। एडिसन ने जब पहली बार बल्ब जलाया था JP मॉर्गन के घर पे, सबने पहला शब्द कहा था मैजिक। बड़े बड़े लोग खड़े हुए और मैजिक कह रहे हैं, क्यों? उनको समझ में ही नहीं आया कि भाई ऐसी कोई चीज हो सकती है। 30 साल पहले अगर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कहता तो उसको कहता है मैजिक। आज ये नॉर्मलाइजेशन है। इसी तरीके से आज हम हेड ट्रांसप्लांट को कह सकते हैं मैजिक, लेकिन शिव जी पहले कर चुके हैं। हाँ, गणेश जी का। एब्सोल्युटली। साइंस के हिसाब से विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर हम देखें, एवरीथिंग वो साइंटिफिक। जिसको हम जादू या कुछ कह रहे हैं वो साइंस ही था, वो बस एडवांस लेवल का साइंस था। महाभारत में भी जाएंगे तो एडवांस लेवल ऑफ साइंस ही था। अगर आप महाभारत के टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कितनी सारी चीजें दिखती हैं। संजय जी ने जो पूरा डिस्क्राइब किया था उस टाइम का लाइव ही तो था वो। एब्सोल्युटली, वो क्या था, एक तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही Live चल रहा है। demonstration चल रहा था। एग्जैक्टली, लाइव टेलीकास्ट गूगल जो मीट। एब्सोल्युट टेलीकास्ट चल रहा है, जैसे मैच टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, वही वाली Live चीज है। streaming। एब्सोल्युटली। जो मिसाइल, जो एक मंत्र बोल के वो छोड़ते थे, वो मिसाइल से, पासवर्ड एनेबल्ड मिसाइल्स थे, तो वही सारी चीजें थी। जी दीपक जी। बहुत छोटा सा सवाल, पैसे कैसे बने? कहाँ से? स्टॉक मार्केट से। ठीक है, देखिए, अगर आपको एक्चुअल में पैसा शेयर बाजार से बनाना है, बुल मार्केट में ना आप रिच बनोगे, बेयर मार्केट में ही एक्चुअली आप वेल्दी बनना शुरू करते हो, बिकॉज तब आपको सारी चीजें आपको एक बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती है। इतिहास गवाह है, आप अगर आप जाके देखो कि सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है तो वो उसी ने कमाया जिसने 2008 में इन्वेस्ट किया, या 2020 में इन्वेस्ट किया, या 2001 के क्रैश के बाद इन्वेस्ट किया। अब इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि भाई आप हमेशा दिन भर बैठ के आप क्रैश का वेट करो। एक सिंपल सा पहले फॉर्मूला हम समझते हैं, फिर उसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। देखिए, शेयर बाजार से अगर आपको पैसा बनाना है, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको केवल 30 साल देना है। देखिए, अभी ब्रॉडर पिक्चर में 30 साल बहुत बड़ा दिखता है, बट याद रखिए कि 30 साल सिर्फ नौकरी में काम कर करके और 2 वक्त की रोटी खा के निकालने से तो बेटर ही है कि आप अपना कार्य करें और 30 साल आप दीजिए। देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, अगर आप हर 3 साल में अपना पैसा डबल कर पाते हैं शेयर बाजार के थ्रू, तो 30 साल में आपके पास ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 3x मिल जाते हैं। आप इस हिसाब से अगर देखते हैं तो आपका वेल्थ ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बढ़ जाता है 30 साल में। 1000 गुना, मतलब बेसिकली अगर 1 करोड़ लगाया तो 1000 करोड़ इस तरह से आराम से 30 साल में बन जाता है। और बहुत सारे लोग पूरे जीवन में निकाल लेंगे, 50 करोड़ भी नहीं कमा पाते हैं सेविंग, तो 1000 करोड़ तो हम बहुत बड़ी चीज बहुत की बड़ी बात करें। तो ये कैसे होता है? देखिए, शेयर मार्केट में तभी पैसा बनता है जब आप लंबी अवधि तक स्टोरी के साथ टिकते हैं, ना कि प्राइस के साथ। बहुत सारे लोग केवल प्राइस को चेस कर रहे हैं, आज 2000 रुपए का है, आज 200 रुपए का है, आज 3000 रुपए का। आपको स्टोरी चेस करनी पड़ेगी। स्टोरी कैसे चेस होती है? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई व्यक्ति जिसने आज से कुछ साल पहले ये सोचा, कि आज से 10-15 साल पहले ये सोचा कि यार कुछ भी कहो, भारत में बिजनेसेस आ रहे हैं तो फाइनेंस लगेगा तो बैंक्स की तो जरूरत पड़ेगी, बैंक्स लगेंगे तो सबसे बढ़िया PSUs और प्राइवेट सेक्टर में कौन से बैंक्स है। बिना कुछ सोचे समझे अगर उन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स वहां पर भी खरीद लिए होते, उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्राइस नहीं देखा, उन्होंने स्टोरी देखी और उसके बेसिस पे पैसा बनाया। तो शेयर बाजार का हमेशा से मूल अर्थ यही होता है कि आपको स्टोरी पे, आपको ये समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट बिग स्टोरी क्या हो सकती है। रामदेव अग्रवाल जो एक एस इन्वेस्टर है, उनसे 20 साल पहले पूछा गया था कि बॉस आपको क्या स्टोरी लगती है, उन्होंने बोला कंजम्पशन स्टोरी, क्योंकि इंडिया अब कंज्यूम बहुत करेगा, और वो चीज पे खरे उतरे।
विजय केडिया जो कि बहुत एस इन्वेस्टर है, जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए कमाए, उनके एक फॉर्मूला स्माइल करके, मैं लोगों से जानना चाहूंगा कमेंट्स में स्माइल का अगर फॉर्मूला का सबको लॉजिक पता है कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ माइक्रो चिप इन्वेस्टिंग और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग से ही सारा का सारा पैसा कमाया। जहां पर काफी सारे लोग बोलते हैं ये रिस्की है, उन्होंने उस चीज से कमाया। क्यों? उन्होंने स्टोरीज पे प्ले किया। उन्होंने बोला कि भाई अतुल ऑटो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने पूरी स्टोरी देखी किस प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरी तरीके से ग्रोथ होगा और सिग्निफिकेंट तरीके से वहां पे पैसा बनाया जा सकता है। क्रिप्टो में असली पैसा सबसे मतलब मैसिव पैसा किसने बनाना शुरू किया? जिसने 2010 11 12 से ट्रैक करना एटलीस्ट शुरू किया और निवेश करना शुरू किया। अभी भी नो डाउट लोगों ने पैसा बनाया है, जब 1 लाख रुपए की हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिस व्यक्ति ने वो स्टोरी, तब से आपको पता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रिप्टो में एक समय पे सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया था? विंगलवॉफ ब्रदर्स करके शायद उनका नाम है, 2 भाई हैं। ये 2 भाई हैं जिनने बिटकॉइन में सबसे ज्यादा पैसा बनाया था। इनके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन था एक समय पे। पर कैसे था? एक्चुअली क्या हो गया था कि जब मार्क जकरबर्ग ने सोशल मीडिया अपना फेसबुक बनाया था, तो याद है उनके ऊपर केस हो गया था। 2 भाइयों ने कहा था कि इन्होंने हमारे ही आइडिया को चुरा के अपना आइडिया बना लिया। वो 2 भाइयों को जस्टिस तो नहीं मिला। उन 2 भाइयों ने सोचा हार क्यों माने भाई, एक काम करते हैं, अगली अपॉर्चुनिटी उनको दिखी बिटकॉइन। उन्होंने बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना शुरू किया और वो बिटकॉइन बिलियनर्स बन गए। ये एक और एग्जाम्पल भी है कि जस्ट बिकॉज आपके हाथ से देखिए, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हर इन्वेस्टर को एक डिजीज होता है और उस डिजीज को कहते हैं रिग्रेट। कुछ भी कर लो रिग्रेट होगा। आपने कुछ लिया, जल्दी निकल गए तो रिग्रेट किया तो ऊपर चले गया। आपने कुछ नहीं लिया और वो भग गया तो भी आपको रिग्रेट होगा। ये इन्वेस्टर को नहीं, हर किसी को, हर किसी को भी है, सबको है। मैंने उस वक्त सिर्फ चालू कर दी होती तो आज तो ये हो जाता, ट्रेडर को अलग अलग रिग्रेट ले लिया होता तो 100 करोड़ बन जाते। एग्जैक्टली। सो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर का सबसे बड़ा डिजीज एक होता है और उस डिजीज को कहते हैं रिग्रेट। कोई स्टॉक खरीदा, वो वहां से भग गया तो रिग्रेट कि भाई मैं जल्दी क्यों निकल गया। कोई स्टॉक नहीं लिया और वो भग गया तो रिग्रेट कि मैं क्यों निकल गया। ट्रेडर इन्वेस्टर को देखेगा कि वेल्थ तो इसने बना लिया, इन्वेस्टर ट्रेडर को देखेगा इसने जल्दी कैसे पैसा बना लिया है। तो ये रिग्रेट एक ऐसी बीमारी है ना, ये हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को होती है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको एक टाइम पे इस चीज से ये निकालेगा, यू हैव टू हैव पीस विद योरसेल्फ, एज सिंपल एज दैट। भाई आपने 1 का 2 भी बना लिया ना, डोंट वरी, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट एक सिंपल सी चीज कहती है 1.8 लाख करोड़ का नुकसान फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 के बीच में सारे ट्रेडर्स कर चुके हैं। 93% ट्रेडर्स नुकसान कर चुके हैं। तो उस बीच में अगर आपने डबल भी कर लिया अपना पैसा ना, तो बॉस आप बहुत नसीब वाले हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग से करो या ट्रेडिंग से करो। बट पता है दीपक भाई, अगर पैसा बनाना है तो 3 चीजें याद रखना है। पहला चीज, आपको जब आप स्टॉक खरीदते हो, कन्विक्शन के साथ खरीदते हो, तो कृपया करके उसका साइजिंग भी बड़ा रखो। सिंपल सी बात है। आप अगर ये जाके बोलते हो कि देखो मेरे को पता था कि ये XYZ स्टॉक 10 गुना होगा, देखा ये हो गया 10 गुना, और आपका तब वर्थ था 1 लाख रुपए का और आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाया, तो बस आपने क्या ही किया है, आपने पैसा ही नहीं बनाया। वो 10,000 का आपने 10 गुना भी कमा लिया। दैट इज नॉट वर्थ। इसमें मैं लोगों से ये कहता हूं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कहते हो प्रॉपर्टी में मैं बन गया, तो आप प्रॉपर्टी ये तो है नहीं कि 1,50,000 की खरीदते हो, आप 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ लगाते हो प्रॉपर्टी में। अब आप स्टॉक मार्केट में अगर नहीं लगा सकते तो आप स्टॉक मार्केट का जो भगवान जिसे हम बोलते हैं निफ्टी, जो कि हमेशा 50 बेस्ट कंपनीज का वो रहेगा, तो उसमें तो डालो एक साइजेबल अमाउंट। अब होता क्या है, जो स्टॉक 6 गुना हो गया, पता लगा हमारे पास है ही वो 50 या 100। अगर आपने 1 लाख के 5 लाख कर भी लिए और आज आपका लाइफस्टाइल 1 करोड़ का है, तो आप वो 5 लाख भी इमैटीरियल है। सो इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, तो दोस्तों वेल्थ तभी बनेगी जब वेल्थ लाइक इन्वेस्टमेंट होगी। 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए किसी के नहीं बना करते, बहुत नसीब। और वो पहले टाइम थे जहां 10 रुपए का एक शेयर लिया और आज वो 1 लाख का हो गया, या उसके बोनस और ये आते गए तो वो 1 लाख। लेकिन आज की तारीख में 1 लाख की क्या वैल्यू है? बस एक पैसिव इनकम, फॉर एग्जांपल डिविडेंड्स हो गया। आप एक आईटीसी के शेयर से कितना ही डिविडेंड कमा लोगे? 1000 से डेफिनेटली ज्यादा कमाओगे, बट 10,000 आईटीसी के शेयर से आप एक डिसेंट डिविडेंड कमा पाओगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग पैसिव इनकम पे लगे हैं। रेंटल ईल्ड्स की बात कर रहे हैं, रेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो बॉस आपको अगर उससे एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाना भी है तो आपके पास प्रॉपर्टीज भी तो वैसी होनी चाहिए जिससे आप कमा चाहो, तभी तो आपके पैसे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 30 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको 5,000 10,000 ही रेंट देगी।
लेकिन 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपको 2 लाख रुपए रेंट देगी। तो वो 2 करोड़ दो कमाने के करोड़ लिए भी तो है वो। आपको एक्टिव इनकम, क्योंकि अगर उस लेवल का लोन भी अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आपको उस हिसाब की इनकम भी तो रखनी पड़ेगी, तभी तो वो डाउन पेमेंट अलाउ करेंगे और उसके बाद आपको उतना लोन देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज अगर अपना ध्यान रखिए तभी जाके आप लोग वेल्थ थ्रू मार्केट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रंग बिरंगी और तरंगी बातें अभिषेक कर के साथ, जहां हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया, सेक्टर्स को डिस्कस किया थोड़ा अभिषेक स्टाइल। इट वाज नॉट क्लियरली मेंशनिंग द सेक्टर्स बट इट वाज अभिषेक स्टाइल। आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी आप लोगों को, और आप लोगों की जर्नी में कहीं ना कहीं अभिषेक भाई जरूर फिट बैठेंगे, चाहे वो सेक्टोरियल में बैठे या किसी भी और चीज में आपको मदद कर पाए हों। अगर दोस्तों नहीं समझ आया पॉडकास्ट तो एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैसेज बहुत गहरा छुपा हुआ है। इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, और यदि पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जो इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं, यदि उसके कमेंट्स आप लोग करेंगे तो पार्ट 3 हम जल्दी बनाएंगे। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।